शवायाभ्यन्तरः सुयो पुण्डरीकाक्षानातो ॐ पुण्डरीकाक्षानातो ॐ नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरै वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाशु नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटवक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूड़ामणि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः गैयतुष्टवाग्वंशस्तनूभिव्यसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्नु शरदो वन्दे देवायत्रानश्चिक्राजरशन्तनो नामः पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिखतायुर्गन्तो आदित्यौ आदित्यन्तरिक्षमदितिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिरपञ्चजना आदित्यजातमदित्यजनित्वम् द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपः आप लोग मिलना भी चाह रहे थे, आप लोगों की इच्छा भी था। और पहले हम चाहेंगे कि एक एक करके आप लोग नाम और आप लोग कहाँ से हैं बताते जाइए एक एक करके। तो मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं धनबाद से हूँ। कहाँ से? मेरा नाम शिव कुमार है और मैं वैशाली से हूँ। मेरा नाम श्रेया मैं बक्सर की रहने वाली हूँ। बक्सर। बक्सर मेरा जन्म स्थान है। माई बर्थ प्लेस इज बक्सर। मेरा नाम रागिनी कुमार है, मैं मोकामा से हूँ। वाह। गुड इवनिंग सर मैम, मेरा नाम विशाखा कुमारी और मैं मोकामा से हूँ। मेरा नाम मिताली राजा, मैं मोकामा से हूँ। वाह। मेरा नाम रुचिकर वांसी है और मैं पटना से हूँ। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम कौशिक कुमार है और मैं जमशेदपुर से हूँ। गुड इवनिंग सर, मैं आर्यनराज जिला नालंदा इस्लामपुर से हूँ। सौभाग्य है और आप लोगों को सर लोगों से, ये विवेक सर हैं हमारे, और विवेक सर की ये खासियत जो है, और क्योंकि ये बताना भी आप लोगों को ज़रूरी है कि विवेक सर और गौतम जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है और जितना ऑनेस्टी से वर्क होता है, और बच्चे तो इससे वाकिफ़ भी हैं कि मैं कंप्लीट दिन रात मैथमेटिक्स पढ़ाने की दुनिया में मैं चला गया हूँ। क्योंकि अब जितना सबसे बड़ा चीज़ है काम करना नहीं, ऑनेस्टी से काम करना, क्योंकि काम करना और ऑनेस्टी से काम करना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जिस टाइप से जितने भी वर्क होते हैं, मतलब जितने प्रकार का, गौतम जी सारे चीज़ों को देखते हैं, विवेक सर जितने असाइनमेंट से लेकर जितने कंटेंट होते हैं, जितने बच्चों को डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट देना है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग विवेक सर के लिए तो ताली बजा ही सकते हैं। सर आप लोग थोड़ा सा मीटिंग में भी आ जाइए। कृष्णा सर अभी आ जाइए। अभी कृष्णा सर अभी नए जुड़े हैं, मैथमेटिक्स के टीचर। अप्रॉक्स 1 मंथ हुआ, कितना हुआ आपका? 2 मंथ हुआ सर का, और ये पटना से ही हैं, और ये जमशेदपुर से सर अभी जस्ट केमिस्ट्री में जुड़े हैं। आ जाइए सर। और सबको एक टीम के तहत काम कर रहा है, नितेश सर हैं, और
आप लोगों को चेयरमैन सर से बातें भी करना है, और आप लोगों ने बहुत सारा, क्योंकि सबसे सामान्यता नहीं लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने अपना लिस्ट दिया है कि इनसे बहुत सारी बातें इन लोगों को करना है, और कुछ ये लोग जहाँ ये लोग जाना भी चाहते हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन है आईआईटी, तो एक एक करके आप लोग बातें कर सकते हैं, क्योंकि अपना नाम बता चुके हैं आप लोग। विशाखा कुमारी 12th अल्फा बैच। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी आपके व्यवहार में जो इतनी शालीनता है, मतलब हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए, इसके पीछे का कारण मतलब क्या है सर? कैसे वही होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और जिसमें शालीनता नहीं है उसके संस्कार में कोई कमी होगी। तुमने गांव से आती हो, मोकामा से हो, आम का पेड़ जब फलता है ना, डालियाँ झुक जाती हैं, देखा है ना? जब तक वो मंजर रहता है तो मंजर को तुम नहीं छू सकती हो, लेकिन जब टिकोले हो जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक आएगा, आम बड़ा हो जाएगा, पकने के लायक होगा तो और नज़दीक आ जाएगा तुम्हारे, ताकि तुम तोड़ के खा सको, है ना? तो जो चाहे वो मानव हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा भी हो, उसके अंदर यही गुण होता है। लेकिन ताड़ का पेड़ बहुत लंबा हो जाता है लेकिन झुकता नहीं झुकता है ना। और ताड़ के पेड़ के नीचे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पका हुआ फल सिर पे गिर जाए तो सिर फट जाएगा, है ना? तो इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति के, तुम लोगों के लिए खास करके बता रहे हैं, डबल पर्सनालिटी मत डेवलप करना। जैसे हो वैसे दिखो, कोई जरूरी है क्या? हर चीज खूबसूरत होती है। एक बहुत बड़े फोटोग्राफर ने, उसका कोई इंटरव्यू ले रहा था प्रेस वाला, तो कहा कि आप तो किसी भी बदसूरत महिला को भी इतना बढ़िया फोटो कैसे बना देते हैं? तुमने कहा हमने तो जिंदगी में कोई बदसूरत महिला देखी ही नहीं। हर महिला जो है वो एक उसका खूबसूरत एंगल है, हम सिर्फ उसी को देखते हैं कि उसका कौन सा खूबसूरत एंगल है जिसको हम दिखाएं। किसी की आंखें बहुत खूबसूरत है, किसी के चेहरे का हाव भाव बहुत खूबसूरत है, किसी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, हम तो उसी को निकालते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई महिला बदसूरत भी हो सकती है। तो ये समझना चाहिए, आदमी को हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, कभी भी किसी के भी बहुत ताम झाम के पीछे नहीं जाना चाहिए। उसकी जो अच्छे गुण है बस उतना ही देखो, क्योंकि हर आदमी में बहुत सारे अच्छे गुण होंगे, कुछ दुर्गुण भी हो सकते हैं, लेकिन वो दुर्गुण के तरफ तुमको नहीं देखना। अच्छे गुणों को ग्रहण करो और कोई दुर्गुण है तो इग्नोर कर दो, बस देखो ही नहीं, यही करना चाहिए।
अंशु राय 12th अल्फा। सर मैं अंशु राय। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब अपनी कंपनी का स्टार्टिंग कर रहे थे तो बहुत से समाज में लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आलोचना कर रहे होंगे, बहुत सारे पीठ पीछे बातें कर रहे होंगे, तो आप उन आलोचनाओं और उस आलोचक को किस तरह से लेते थे, किस तरह से मैनेज करते? इग्नोर करता था, इग्नोर करता था। हमारे घर में एक भी आदमी नहीं था जो कि इस बात से सहमत था कि मैं IAS IPS के अलावा कोई और काम करूं। हमारे घर में सब वही हुए हैं और मेरा ये कहना था कि हमको करना ही नहीं है, अभी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है, अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने ढंग से काम करना है। तो अगर तुमने किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प किया है कि हमको ये करना है, उसके बाद किसी भी आलोचना की परवाह मत करो, बस उसी पे ध्यान दो। अर्जुन की कहानी याद है ना कि मछली के आँख को उसको बेचना था, तो लोगों ने पूछा भाई मछली दिख रही है? कहा नहीं, मछली तो नहीं दिख रही। हाँ मछली घूम रही है, हम सब देख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रही इतनी, तुमको क्या दिख रहा है? हम मछली की वो आँख दिख रही है जिसको हमको भेजना है। इसलिए वो आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जरूर देखना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो काम सही हो। कुशाग्र 11th बीटा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी अभी हमने कोचिंग देखे हैं तो उनके मोस्टली प्रॉफिटेबल बिजनेस का प्रॉफिट या जो होता है उनसे ही आता। तो आपने इस ग्रेड में ये कैसे सोचा कि मैं एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट चलाऊंगा जिसमें मैं IIT के बच्चों या मेडिकल? बेटा ऐसा है कि आदमी कितना खा सकता है? 4 रोटी खाएगा या 2 खाएगा? हमारी उम्र में जाके हम लोग 1 रोटी खाते हैं बहुत मुश्किल से। 1 रोटी खा लिया, पेट भर गया। तो रोटी तो आटे की होगी, आटा गेहूं का भी हो सकता है, बाजरे का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है, ज्वार का भी हो सकता है। मैं गेहूं नहीं खाता तो इसलिए बाकी सब चीज़ खाता हूँ। तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है हमारी कंपनी का, SAS का। हमारी तनख्वाह भी 10-12 लाख रुपए काट कूट के मिल ही जाता है। क्या चाहिए, कितना खा लेंगे हम? तो काम कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसे लोग जिनको अवसर नहीं मिला है, हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, IT सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम 8 भाई बहन थे, माता पिता मिला के 10 लोग थे हम लोग। हम तो सोच ही नहीं सकते थे। इंजीनियरिंग और मेडिकल तो छोड़ दो, कॉलेज में भी और स्कूल में भी अगर हम 100% स्कॉलरशिप नहीं ला सकते तो पिताजी का कहना था कि गांव चले जाओ, दादाजी के साथ रहो, खेती करो, क्योंकि फीस नहीं दे सकते थे। वो कहते थे कि हम खाना दे सकते हैं और होली में और दशहरे में एक एक जोड़ी कपड़ा दे सकते हैं, इतना ही दे सकते हैं। तो वो बहुत क्लियर थे इस मामले में। इसलिए अगर तुमको 100% स्कॉलरशिप नहीं है तो हम नहीं पढ़ा सकते। एज सिंपल एज दैट। हमारे सारे भाई बहनों ने स्कॉलरशिप पे ही पढ़ाई, सबों ने।
उसके अलावे अपने पॉकेट खर्चा के लिए कुछ चाहिए होता है, ट्यूशन किया, जूनियर बच्चों को पढ़ाया। तो जब हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस समय, शायद कोई ऐसा होगा भी नहीं और मैं मिल नहीं पाया होऊंगा उससे। तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम जो बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उसके लिए कुछ करो। प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करना है, इसको तो चैरिटेबल ट्रस्ट के ही रूप में जितना बढ़ाना चाहें हम बढ़ाएं, जितने जगह खोल सके। जैसे धनबाद के लोग आए थे हमारे पास, उन्होंने यही कहा कि कोटा में जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं लोग, आप पटना में बैठ के कैसे दे रहे हैं? हमने कहा वो तो मैं नहीं जानता हूँ। हमारे बच्चे यहाँ ज़्यादा टेंशन फ्री हैं, ज़्यादा बढ़िया से खा पी रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं, शायद इसलिए हो। तो कोटा में जाने पर सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो माइक पे क्लास होता है और 500, 700, 1000 बच्चों के क्लास में कौन क्या समझ रहा है वो तो पता ही नहीं होता। टीचर को कैसे पता लगेगा उसने खाया है कि नहीं खाया है, उसको बुखार है कि नहीं है, ये भी नहीं पता कर सकता है। इसीलिए बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर करने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ठीक है ना। तो जो हमारे compete कर जाते हैं 50 बच्चों के ग्रुप में, तो उनको तो हम रहने का, खाने का, कॉपी, किताब सारा कुछ देते हैं। और जो बेचारे नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम उतना ही उनसे लेते हैं जिससे कि हमारा खर्च निकल जाए। बात समझ गए? ताकि हमारे टीचर्स का वेतन हम दे सकें, ये सारा एयर कंडीशनिंग, ये बाकी चीज़ें, इसका किराया, लाखों रुपए किराया होता है। कहीं पर भी जाओगे तो कोई तो 1000 में तो मिलता नहीं, उतना भर और कुछ नहीं। प्रेरणा श्रीवास्तव, क्लास 9। सर मेरा ये सवाल है कि आपने सक्सेसफुल पर्सन होने के बाद भी आपका अपने जर्नी में कुछ सबसे ज़्यादा ताकत होगा तो क्या ऐसा देखो, जो भी जर्नी होती है ना बेटा, वो उतनी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। बहुत मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि तुम लोग समझोगे कि बहुत सौभाग्यशाली हो। जैसे अब ये कहें कि जब शुरू के दिन थे तो महीने में 10 दिन भूखे रहना बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन था। 2 दिन 3 दिन में कुछ मिल गया खाने के लिए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है। सुबह उठ के सुबह से शाम के 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, रत्ना मैडम 9 बजे पक्का आ जाती थी। इनके पास भी आज के तरह फैंसी कार नहीं था, एक TVS 2 व्हीलर पे आती थी और पूरा काम करके सब करके 8-9 बजे रात को निकलते थे, खुद ड्राइव करके सुबह जमशेदपुर पहुंच जाते थे। रास्ते भर
जहाँ हमारी यूनिट से वहाँ विजिट करते हुए, ये नहीं कि उसी में किसी जवान के मेस में कहीं कुछ खाना मिल गया, रोटी दाल तो बहुत है, और दिन भर जमशेदपुर में काम करके शाम को फिर वहाँ से चल के पटना पहुँच जाते। ये हफ्ते में एक आध दिन तो होता ही था, कभी कभी हफ्ते में 2 दिन भी हो जाता था। ऐसा होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन से ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बेईमानी कर रहे हो तो तुम अपने को धोखा दे रहे हो। ये बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी 2 चीज़ जरूर हमेशा साथ रखो। कठोर मेहनत। कई बार होता था कि हमको तो नींद आ जाएगी, तो किसी ढाबे में रुक गए, वहाँ 1 कप चाय पी लिया, मुँह हाथ धो लिया, फिर आगे बढ़े, क्योंकि एक्सीडेंट भी नहीं करना है ना। गाड़ी चला के जा रहे हैं तो हमें कोई दुर्घटना भी नहीं करनी है, लेकिन ये नहीं है कि हम सो जाएं, क्योंकि हमको सुबह अगर पहुंचना है जमशेदपुर तो पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद तो शेव भी करना है और सूट टाई पहन के रूसी मोदी और जे ईरानी जिनके नाम तुम सुनती होगी, उन लोगों के साथ मीटिंग भी करना है 9 बजे सुबह। कैसे होगी? इसलिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कभी भी नहीं। कोई अगर सोचे कि नहीं इसके बिना काम चला लेंगे तो नहीं चलेगा। किसी चीज में नहीं होता है और कभी भी नहीं होता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो करना ही पड़ता है। ठीक है, और कुछ? इसके बाद अगला जो नाम है, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे यदि इस बातों को सुन रहे थे, रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर जो बोल रहे थे, तो शायद जो बच्चे यदि किसी दिन हॉस्टल में सोए रह गए और क्लास ना आए, जो बाहर से बच्चे आते हैं, तो हम लोग तो कई बार कहते हैं कि क्या अपने पिताजी से तुमने बताया है कि आज मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ? क्या तुम्हारी माताजी को इसकी जानकारी है? तो शायद मैं उन लोगों का चेहरा देख रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ तो जो अनुपस्थित है तो उनका, मैं इसकी ऐसे 99% है, मतलब ऐसे ही होता है, किसी भी रिजल्ट में 1% सीट होते हैं, लेकिन लड़ने वाली लड़ाई को जीत ही जाते हैं। लेकिन पर डे आप क्लास आते हैं तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीख तो गए। घर जाते जाते, हॉस्टल में जाते जाते फिर अगले दिन आप आते हैं कि सर आप बताए थे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन रिवाइज करते समय यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो आने के बाद भी कन्फ्यूजन यदि है तो न आने पर क्या होगा? तो शायद जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, और दूसरी बात जो सबसे है कि कड़ी मेहनत। जैसे कल ही क्लास चला था, अंदर अंदर कुछ बच्चे घुसाते होंगे कि खुद तो खाना खा नहीं रहे हैं, हम लोगों को भी 4 बजे खिला रहे हैं, कल ही का है, सुबह सुबह मुस्कुरा भी रहे हैं। शायद हम ये नहीं कर रहे, काफ़ी सोच रहे होंगे। तो इसका मतलब ये देखिए कि खुद तो हम भी नहीं खाए हैं, कि मान लीजिए हम भी 2 बजे खा सकते थे दोपहर में। अब जब चल रहा है, आपको भी इंजॉय आ रहा है, वो 4 बज जाए या 4:30 बज जाए, सामान्यतः किसी दिन यदि ठंडा खाना आप खा भी लिए और आपको आपका लक्ष्य मिल गया, तो कहने का मतलब है कि उस ठंडा खाना सार्थक हो गया। लेकिन यदि आप गर्म खाने के चक्कर में फिर से गांव लौट कर गए और वही चौराहा पर बैठ रहे हैं और बस बात कर रहे हैं, तो उस गर्म खाने का कोई मतलब नहीं है। तो सामान्यतः है, शायद कुछ दिन तो मोटिवेट हो सकते हैं आप लोग, लेकिन जब अंदर की शक्ति जो, क्योंकि अभी एक शायद GTO
ऑफिसर होंगे जो चेयरमैन सर से उन्होंने पूछा, तो मैंने उस चीज़ों को समझा और आप लोगों से कुछ चर्चा भी किया था कि इच्छा शक्ति यदि आपकी मजबूत ना हो, यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत ना हो, तो क्या होता है कि भाई हमको मन बना लिया कि 5 से 7 घंटा, कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया है। क्यों बनाया था? अनग नाम है आपका, अमोघ, आपकी माता जी आई थी, आप आए थे ऑफिस में, मैंने एक ब्लैंक कॉपी दिखाया था, खड़ा हो जाइए, और एक कॉपी होगा सर, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइएगा। इनको मैंने ब्लैंक कॉपी दिखाया। सामान्यतः है रविवार को तो मैंने प्रत्येक रविवार को क्लास तो मैं लेता ही हूँ। इस बार सौभाग्य था कि सर लोगों को क्लास लेना था, तो मैंने क्या बोला कि रविवार को मैं 200 पेज लिखूंगा, बताया था, कॉपी भी दिखाया था। उस पर मैंने ऐसे लिख भी दिया था कि ऐसा ना हो कि मैं कॉपी चेंज ना कर दूं कि पहले से लिखे हैं, लगता है 200 पेज दिखा दिए आपको। उस पर मैंने लिखा था और कल लाकर मैंने या परसों दिखाया आपको कि देखिए 250 पेज मैं लिख चुका। अब उसमें होता क्या है, मन तो आपने बनाया कि हम लगातार 10 घंटा पढ़ेंगे। अब मन यह कह रहा है कि आधा घंटा 1 घंटा के बाद, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग तो चले ही जाते हैं, थोड़ा सा फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, रील्स हो, शॉर्ट्स हो या एनी अदर एक्टिविटी हो, मन आपका वहाँ पर गया, इसके बाद बैठेंगे, लेकिन वो मन फिर लौट कर आता नहीं है। और आप एक एक दिन इतना पीछे जाते हैं कि एक दिन पीछे का मतलब 2000 रैंक पीछे, 2 दिन पीछे का मतलब 4000, और 5 से 7 दिन पीछे चले गए। आपको लगता है ना 2 साल का कोर्स है, 7 दिन पीछे का मतलब नॉट क्वालिफाइड, उतना सीट ही नहीं है। मतलब 15 से 20 हज़ार पीछे चले गए तो आप कहाँ से कर पाइएगा। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया था, ये कॉपी है, यही कॉपी था, उस दिन यही दिखाए थे आपको लिख करके, हम चेंज नहीं करेंगे। 3-4 बार ऐसे टिक मार दिए थे कि नहीं होगा कि भाई लिख दिए हैं। अब उस दिन रविवार को लिखते 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 लिखते, और किसके लिए हो रहा है? पिछले साल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास नोट्स है, पिछला का पिछला है, पिछला का पिछला है, तो फिर कॉपी लिखने का मतलब क्या है? तो आप लोग क्लियर है कि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो पिछले साल मैंने पढ़ाया, उसके पिछले पढ़ाया, तो उसी क्वेश्चन को नए तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, उद्देश्य तो यही है। और आप भी प्रैक्टिस करते होंगे तो सेम क्वेश्चन जब कुछ दिन के बाद बैठते होंगे तो उसके बारे में सोचने का तरीका बदल जाता हो। तो हर बार आपको यही बोला जाता है। जैसे इसमें विशाखा, एक लड़की एक दिन ऑफिस में ये लोग आई थी, तो इसने बोला कि सर आप बहुत अच्छे कोच हैं। तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया था। रियलिटी है कि इसका आंसर यही है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, सत्य यही है, मैं रियल में बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और जो अपने कर्म के प्रति यदि विद्यार्थी है तो उसको, ठीक है हर कोई आया है, उसको जाना है, लेकिन आपको अपना लक्ष्य मालूम है। जो गौतम जी यहीं पर होंगे, साथ ही रहते हैं, लेकिन गैप बहुत, सामान्यतः एक साथ रहने पर, विवेक सर भी देखते होंगे कि एक साथ रहने पर, सामान्यतः एक रूम में रहने पर इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद बनाना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात, जो टीचर लोग हैं, विवेक सर से बात होता है, सबको इज्जत मिलता है, उनकी वाइफ और उनको मतलब जाकर भोजन भी हुआ, सामान्यतः ऐसा माता जी ने, चेयरमैन सर ने आशीर्वाद दिया। लेकिन आप लोगों को ये अंदाजा है कि सब प्यार मिलता है, लेकिन इसमें से विवेक सर, गौतम जी और दीपक जी को छोड़कर किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं, और किसी का मैं मोबाइल नंबर क्यों नहीं लेता हूँ। इस चीज़ का अंदाजा आप लोग लगाए हैं? भाई आप लोग टीचर हैं, तो इसके बाद इतने स्टाफ हैं, मतलब यहाँ पर रिसेप्शन पर भी लोग हैं, इज्जत मिलता है, खाने के लिए पूछते ही है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं। और आप लोगों का मोबाइल नंबर क्यों नहीं लेते हैं? प्रिंस है, साथ देहरादून गए थे, अब प्रिंस को हमको बुलाना है, मैंने एक ही होटल में अगल बगल है, तो विवेक सर को कॉल करना पड़ता था कि प्रिंस को भेजिए। शायद ये भी सोच रहे होंगे इतने दिन से हैं, कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेजना है तो ये अपना नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं? उधर से वीडियो घूमकर इनके पास क्यों आ रहा है? दीपक जी से आ रहा है, गौतम जी से आ रहा है, और इनसे आ रहा है, यहाँ तक कि साथ ये गए।
तो भाई साथ भी गए तो बात करना है कि मैंने इनको, तो इधर से कॉल जा रहा है। समस्या यह है कि जिस दिन आपकी ऑनेस्टी और ईमानदारी, कर्म तो आपका बेहतर है ही, लेकिन यदि दिल से दिल मिल गया, जैसे मैथमेटिक्स की भाषा में आपको बता रहे हैं कि 1 + 1 2 होता है, मैथ की भाषा में 1 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। और वही मैथमेटिक्स जो होता है 1 और 1 मिल जाएगा तो 11 हो जाएगा, और वो एक संगठन को बना देता है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। वही मैथमेटिक्स का 1 और 1 मिलकर 0 हो जाएगा तो अध्यात्म हो जाएगा, और आपके जीवन के लिए जरूरी ही है। और वहीं पर 1 और 1 मिलकर जिस दिन 1 होगा वही प्रेम कहलाता है, जो रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर इतनी ऊंचाई के बाद भी जो इनके पास स्नेह प्रेम अमीर गरीब किसी के पास हो, तो इनकी दुनिया मैथमेटिक्स में यही है कि 1 और 1 मिलकर 1 रहे। लेकिन जब आगे आप जॉब कीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा आपको कि 1 को 1 से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, वही कूटनीति होगा, और 1 को 1 के विरुद्ध लड़ा दिया जाएगा, वही राजनीति होगा। तो बस आपके जीवन में ये सब चीज़ें आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह सुनने के लिए ही है, क्योंकि आज सुनेंगे इसमें से कुछ बच्चे ही बताओ कि तुम लोगों को कुछ फील होता होगा कि तुम लोग के रिजल्ट से ज़्यादा तो हम लोग चिंतित रहते हैं। अरे भाई रविवार 120 किलोमीटर मेरा घर है, अधिक तो दूर नहीं है, 120 किलोमीटर है, हम जा भी सकते हैं, रूम पर भी सो सकते हैं। एक रविवार मिला तो 250 पेज लिख दिया गया। किसके लिए लिख दिया गया, किसके लिए लिखा गया? इस पेज का क्या होगा? मेरा तो नॉलेज मान लीजिए ग्रोथ किया, ये आपके लिए लिखा गया। 250 पेज लिखने का मतलब क्या है, नॉन स्टॉप वर्क हुआ। तो बस जो आपको बताया गया, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, हमारे पिताजी को बता दीजिए कि आज मैं हॉस्टल में सोया हूं, आपका पैसा बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। ये बताकर आप कीजिएगा तो अच्छी बातें हैं, लेकिन पता है कि उनको भी धोखा किए हैं, लेकिन सबसे अधिक अपने आप को आप भ्रम में रखें। अगला जो नाम बोलने से पहले लास्ट में यही आप लोगों को मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा जो बादशाह होता है वक्त होता है, और वक्त जो कहता है कि मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा। तुमको अब यदि लौट के दोबारा तो आऊँगा नहीं, और जो इस पल को जीना है तो अभी ही जी लो, क्योंकि अगले पल में तुमको हंसाऊँगा कि रुलाऊँगा ये मुझे खुद मालूम नहीं है। तो ये जो आपको लग रहा है कि पापा के पैसा पर आप जीवित हैं, मम्मी का, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि आप देखते होंगे कि इनका नाम है, इनका शोहरत है, तो नाम शोहरत ऐसे बनता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे बना नहीं है। और हम लोग को जितने भी थोड़ा बहुत सीख पाते हैं तो कहीं ना कहीं सीखने की एक ललक है। आपको मोटिवेशन क्या होता है, जो सबसे अधिक मोटिवेशनल वीडियो देखता है ना, वही उसको फॉलो नहीं करता है। रियलिटी यही है, उसको फॉलो ही नहीं करता है, दिन भर देखते रहेगा मोटिवेशनल वीडियो। अरे भाई उसको, तुमको मालूम ही है, तुमको बचपन से पढ़ाया गया ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है, और तुम ही इंजीनियर डॉक्टर बन के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के रूल्स का पालन तुम नहीं करोगे। तो उस एजुकेशन यदि यहाँ पर नहीं गया और यहाँ पर नहीं गया तो उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। तो शायद अगले दिन से आप लोग रेगुलर हों, और मतलब जितने भी हैं जो बाहर से भी, क्योंकि यहाँ पर अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि पार्टी सबको होता है। पेट बच्चे को अभी क्या नाम है, हरीलाल नाम है, सबको ले गए, सबको खिलाया गया। मतलब कैसे खिलाया गया, ये नहीं ना आपने लिस्ट दिया कि सर मैं डोसा खाऊंगा, मैं पिज्ज़ा खाऊंगा, बहुत सारे नाम तो हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन सब आपने अलग अलग लिस्ट दिया था और सबको खिलाया गया। क्यों खिलाया गया? क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि ये डिफरेंस यहाँ किसी बच्चों में नहीं है। आप रिजल्ट दीजिए और अपने नाम शोहरत को आगे बढ़ाइए। तो अगला में है शुभम कृष्णन 12th अल्फा। एक सेकेंड, हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी जो होती है ना, वो तुम्हारे दिमाग में होती है, वो शरीर में नहीं होती है। हमसे पूछा किसी ने कि आप 73 साल के हो गए और आप तो सुबह दिल्ली में रहते हैं, तो शाम का आपका कोई इवेंट बेंगलोर में होता है, तो फिर बम्बई पहुंच जाते हैं, वहाँ से आप वहाँ चले जाते हैं। हम लोग फेसबुक में देखते रहते हैं आपको, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे करते हैं? हमने कहा क्योंकि हमको कार्यक्रम को फॉलो करना है, इसलिए हम करते हैं। वो
हमने अगर कार्यक्रम को ही एक्सेप्ट कर लिया तो हमको जाना है, वो मेरा निश्चय है। जैसे आपका निश्चय है कि ये हमको आज ये चैप्टर ख़त्म करना है, उसके बाद क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, वो निश्चय आपका है। आज की घटना बताता हूँ। 3 बजे मेरा राजभवन में गवर्नर के साथ एक प्रोग्राम था, समझ गए। मेरी 2 किताबों का गवर्नर साहब रिलीज़ करने वाले थे, विमोचन समारोह था, 1 घंटे का प्रोग्राम था, वो 4 बजे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कुछ प्रेस वाले आ गए थे, तो वो राजभवन के बाहर, अंदर तो जान अलाउड नहीं है बाइट लेना, राजभवन के बाहर वो सड़क पे खड़े होकर बाइट लेने लगे, उसमें समय लग गया। एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि हमारे वीसी साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं अभी गवर्नर साहब से मिलने के लिए, तो 1 मिनट हम बुला देते हैं, आप मिल लीजिए उनसे। हमने कहा कि उनको कहना हम उनको फ़ोन कर लेंगे, अभी एक दूसरा कार्यक्रम हम जा रहे हैं। ये करते करते हमारा 4:30 बज गया। विचार यही था कि चूँकि लंच करके हम नहीं गए थे, तो घर पे जाके कुछ खा लेंगे, इतना समय था। लेकिन ये सब व्यवधान में वो हमको लगा कि हम 5 बजे यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, तो हमारे गाड़ी में भूजा का एक डिब्बा रखा रहता है, तो मैंने थोड़ा भूजा मैंने खाया, थोड़ा भूजा मेम साहब ने खाया। तब तक ड्राइवर नया था, वो बोरिंग कैनाल रोड में लाने के बजाय वो चला गया बेली रोड की तरफ, तो खैर उसको भी फिर घुमा के लाए, खैर समय से पहुंच गए फिर भी। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि हमको 5 बजे की तुम लोगों को जो समय दिया है, हमको आना है, तो हमको कोई भूख नहीं अभी है ही नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे क्लास के बाद में नीचे गाड़ी में बैठी तो मुझे लगे कि हमको कुछ खाना चाहिए, लेकिन अभी मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, यही मेरा आज का प्रोग्राम था। कोई भूख नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई मैं नींद की झपकी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो आपका टारगेट है उसको मीट करिए, ये करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाइए। शुभम कृष्णन 12th अल्फा। जोर से बोलो। अपने इस जर्नी में हर तरह के लोगों को मिले होंगे, कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं। मेरा ये सवाल था कि कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, लेकिन हर कोई बहुत ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। ऐसा सबका अपना अपना IQ लेवल होता है, सबका अपना अपना संस्कार होता है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उसके हिसाब से ही बढ़ेगा वो। तुम्हारा अगर IQ लेवल IIT जाने का है और उस हिसाब से मेहनत कर रहे हो तो IIT जाओगे, थोड़ा कम जाओगे तो NIT जाओगे, उससे कम जाओगे तो किसी न किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि यही हम एक्सपेक्ट करें कि खान साहब से, अभी हवलदार हैं, ये बहुत मेहनत करेंगे तो क्या होगे,
सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, इंस्पेक्टर हो जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते। हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। तो इसलिए अगर मान लो एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है तो हो सकता है कि रोज 1 क्विंटल तोड़ रहा है तो 1.5 क्विंटल तोड़ दे, यही उसका अचीवमेंट है। अब नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये उसका जवाब। मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें शुरू में देख के लगता है कि इनकी मेहनत रंग गई, आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, लेकिन बीच रास्ते में कहीं ऐसा लगता है कि वो भटक गए। हमें दिखता है कि वो कहाँ भटके, हम उन्हें समझाना चाहते हैं, हम उन्हें सही राह पे लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद से ही हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारी बातें नहीं सुनना चाह रहे। फिर भी क्या हम उन्हें सही राह पे ला सकते हैं? कोई लाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी राह पे आएंगे नहीं। आप अपना समय बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों को कभी राह पे लाने की कोशिश भी मत कीजिए। आप अपना राह देखिए कि आपका राह सही है कि नहीं, उस पर चलिए, उसमें अचीव करिए। परम स्वार्थी बनो, परम स्वार्थी बनो। स्वार्थी नहीं कह रहा हूं मैं, परम स्वार्थी बनो। एकदम स्वार्थ की पराकाष्ठा पे चले जाओ, तब तुम अचीव करोगे। अगर तुमको तुम्हारी निगाह दिख रही है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, हम इसको सही राह पे लाएं, तुम गलत राह पे चले जाओगे पक्का। इस चक्कर में पड़ना नहीं। कुशाग्र 11th बीटा, अच्छा हो गया उनका। आरंभ कुमार 12th अल्फा। मेरा नाम आनंद है, मैं फादर मेरा आपसे प्रश्न है सर, आपकी जिंदगी हमारी बहुत प्रेरणादायक है जी। आपकी जो जिंदगी रही है, आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रही है। जैसे कि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, एक बहुत ही बड़ी पत्रकार है सुरेंद्र किशोर, उन्होंने आपके लिए जो पत्रकारिता की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसी से उन्होंने आपका जो टाइटल है किशोर, वो अपने नाम के साथ ऐड किया था। तो सर मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आपके प्रेरणा की सोच क्या रहती है उस समय? एक कोई व्यक्ति तो है नहीं कि मैं बता दूं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता में हमारे प्रेरणा के स्रोत 3 लोग रहे हैं। एक तो राम सिंह भारतीय, जो कि प्रदीप के संपादक थे, गांधी जी के साथ बहुत काम किया उन्होंने। खादी का धोती कुर्ता और खादी की टोपी एकदम वो उनकी निशान थी। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे वो रहे। अंग्रेज़ी में सुभाष चंद्र सरकार रहे, सेटेलाइट के जो यहाँ एडिटर थे। और बाद में जब हमको सेटेलाइट और प्रदीप से निकाला गया, मतलब निकाला नहीं गया, एक तरह से बिरला जी ने कह दिया कि अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो हमारी चीनी मिलें इंदिरा गांधी बंद कर देगी। तो मैं समझ गया कि हमको अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोग चीनी मिल में काम करते हैं, हम अगर बंद हो जाएगा तो हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तब धर्मवीर भारती ने हमको काम दिया और काफ़ी हमको शोहरत मिली उनके साथ काम करने में। बहुत अच्छे एडिटर थे। तो जर्नलिज्म में ये 3 लोग हम मानेंगे कि हमारे आदर्श थे। और बोलो। नहीं सर, मतलब मैंने बस यही पूछा कि आपके आदर्श और जैसे अभी आपकी इतनी बड़ी जिंदगी रही, आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा मदद भी किया है, तो जैसे आपके अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आता है कि आप सभी का मदद करते हैं? ये मदद तो करना ही चाहिए। देखो, हर आदमी को मदद करना चाहिए।
क्योंकि जो दूसरे को मदद नहीं करता है वो तो आदमी है ही नहीं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो आदमी है ही नहीं, उसके अंदर जरूर कोई बहुत ही सीरियस डिफेक्ट है। अगर तुम्हारे बगल में कोई ज़रूरतमंद है और तुम टिफ़िन बॉक्स निकाल के खाना शुरू कर दिए, वो भूखा है, वो तुमको देख रहा है, और उसमें से तुम्हारे पास अगर 2 रोटी है, उसमें से एक तुमने उसको ऑफ़र नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम कहीं गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। तो मदद तो सबको करना चाहिए, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में ये कभी नहीं होता है। हमारे यहाँ जो राजा महाराजा होते थे, जब बहुत पैसा हो जाता था उनके कोषागार में, तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में हजारों लाखों लोग आते थे, भंडारा चलता था, अपना 2-3 टाइम भोजन चल रहा है, गीत संगीत चल रहा है, हवन चल रहा है, सब। और जो भी जरूरतमंद आता था उसको दान देते थे। तुमको पता है कि यज्ञ सफल कब माना जाता था? ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा खाना पीना हुआ, ज़्यादा दान दिया, इससे यज्ञ सफल मानते थे लोग? नहीं, यज्ञ सफल तब माना जाता था जब यज्ञ के समाप्ति के समय राजा के पास 1 रुपया भी न बचे। एवरीथिंग यू मस्ट स्पेंड। बात समझ में आई? फिर से वो नई शुरुआत करता था। आज के दिन इस देश में या पूरे विश्व में हम कहेंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी ये काम करते हैं। 31 दिसंबर को हर साल उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होता है, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जो हो, वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रो राटा बेसिस पे चेक काट के बांट देते हैं, और 31 दिसंबर को वो भिखमंगे हो जाते हैं, पक्का भिखमंगे हो जाते हैं, 1 पैसा नहीं होता उनके पास। और फिर 1 जनवरी से नया अध्याय शुरू करते हैं। तो ये हमारे यहाँ देने की परंपरा है, उसको सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ से देने की परंपरा समाप्त होने के कारण ये देश में सारी समस्या है। अगर हम ये समझ जाएं कि समाज ने हमको इतना दिया और हम इतने बड़े हो गए, तो हम समाज को वापस करें, तो प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रॉब्लम का कारण है बटोरना। जो भी बटोरोगे वो तुम्हारे मन का विषाद होगा। विषाद समझते हो क्या है? विषाद नहीं समझते हो? वो तुम्हारे मन में हर तरह का कुंठा, हर तरह का कॉम्प्लेक्स, हर तरह का चिंता, हर तरह के प्रॉब्लम्स लाएंगे। प्रॉब्लम्स की जड़ होगी, ये समझ लो।
जो बटोरोगे वो तुम्हारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बटोरोगे वो तुम्हारा विषाद है, और जो बांटोगे वो भगवान का प्रसाद है। प्रिंसी 11th बीटा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सफल होने के लिए इंसान की सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होना चाहिए? ईमानदारी। मिताली कुमारी 11th अल्फा। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम सभी छात्रों को एक अवसर प्रदान किया अपने सपनों को साकार करने। मेरा प्रश्न आपसे क्या है कि आप अपने ज़िंदगी में इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे, इन मुकाम पर पहुँचने में आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, इन सभी चुनौतियों का आपने सामना किस प्रकार किया? मेहनत से, मजबूती से, ईमानदारी से, बहुत मेहनत। मैंने कहा ना कि शुरू के दिनों में जब काम शुरू किया था मैंने, तो महीने में 10 दिन भूखे रहना सामान्य बात थी। हम थक जाते कि आज तो खाना नहीं मिला, वहीं रह जाते। ये सारा ब्लॉक्स है ना, ये मेंटल है, शरीर में नहीं होता है, तुम्हारी सोच में होता है। आप अगर 2 दिन 4 दिन भी, हफ्ते भर भी अगर भूखे रहोगे, पानी पी के भी काम करोगे, आप कर सकते हो। हाँ, उसके बाद अलग अलग शरीर पे अलग अलग तरह से दिक्कत होती है, लेकिन जिसका मान लो कि वेट ठीक है, तो 1 आध सप्ताह तो अगर उपवास किया उसने तो थोड़ा वजन कम हो जाए, और कुछ नहीं हो। ये चिंता कभी नहीं करना चाहिए, बहुत मस्ती से काम करना चाहिए। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, बस। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने ध्येय के प्रति, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के प्रति खुद ही में ईमानदार नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही। हम खुद ही डिसऑनेस्टी करना चाहते हैं उसके साथ में, तो कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। कैसे होंगे? आपने शुरुआत ही किया है धोखा देने से, अपने को धोखा दे रहे हैं आप, तो कैसे आप सक्सेसफुल होंगे? इसलिए आपका जो ध्येय है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपके खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ है, आपके सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ है, आपके रहने पे कॉम्प्रोमाइज़ है, आपके कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ है, सब चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको तो IIT निकालना है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो धोखा दे रहे हो, देना ही नहीं। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, निकल जाओ। रुचिका रोशनी 12th अल्फा। मैम, सर आपसे मेरा ये प्रश्न है कि हर वो इंसान जो अपनी सफलता की ओर अग्रसर होता है, तो आपके विचार से उस इंसान को सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हें बताया ना, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेहनत और ईमानदारी, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मेहनत, ईमानदारी और आपका जो लक्ष्य है वो दिखना चाहिए, उसे भटकिए मत। समझ गए ना? उत्कर्ष सागर 11th अल्फा। अपनी सफलता के इस मुकाम को पाने में कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ा होगा,
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपनी असफलताओं से निराश ना होकर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? होता है, असफलताएं आती हैं, लेकिन हर एक असफलता आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत अच्छा आपको कुछ सिखा के जाता है। उससे सीखिए और उसको अवॉइड करके आगे बढ़िए, बस आगे बढ़ेंगे। और बताइए, किसी का छूट तो नहीं है? 13 लोग आप लोगों ने नाम दिया था, किसी का छूटा है? हाँ, कौन है आपका? हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है पूछिए। सर सबसे मेरा बस यही सवाल है कि अभी आप आजकल के स्टूडेंट्स को एडवाइस क्या दीजिएगा जो हम लोग इस जर्नी में ना, मतलब पढ़ाई लिखाई आगे भी आप सब लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग को क्या एडवाइस दीजिएगा कि क्या करें? बस सीधे अर्जुन की तरह मछली के आँख पे ध्यान रखो, बस। मछली पानी में तैर रही है और आपने अपना तीर जो है साधा हुआ है, मछली तो चल रही है, उसके आँख में मारना है, आँख के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर आँख के अलावा कुछ भी दिख गया तो आप कैसे सफल होंगे? वही मैंने कहा ना कि आप खाने पे, रहने पे, सोने पे, फ्रेंड से गप करने पे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने पे, शादी ब्याह पे, सब पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है कर सकते हो, लेकिन आपका जो ध्येय है कि आईटी हमको करना है, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उस पे लगे रहो, हो जाए। असफलता नाम का जो शब्द है ना, वो डिक्शनरी में गलत है। असफलता नाम की कोई शब्द होती नहीं है तुम्हारे दिमाग में, उसमें से अ काट दो, अनसक्सेसफुल कोई नहीं होता। अनसक्सेसफुल कुछ होता ही नहीं। दिमाग में है कि मैं फेल कर जाऊंगी, मेरा तो नहीं होगा, नंबर कम होगा। सोचो क्यों? सोचो ही नहीं। तुमको तो ये सोचना है कि भाई हमको तो कम से कम बॉम्बे में जाना चाहिए, आईटी बॉम्बे। अच्छा चलो उस पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो दिल्ली में जाना चाहिए, या रुड़की में जाना चाहिए, खड़गपुर जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तुम अगर ठान लोगे कि हमको जाना है तो 100% जाओ, कोई नहीं जाने का सवाल नहीं। रूसी मोदी वर्ल्ड के 5 मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स में एक था, इंडिया का एकमात्र था, भारत में एकमात्र था। और मैं एक यंग मैन की तरह, जैसे रजनी है, गया था मैं मिलने के लिए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मिला वो। उससे जो मेरा रिलेशनशिप डेवलप हुआ, वो मुझे आर के तो कहता ही था, मैं भी उसको रूसी कहने लग गया, फर्स्ट नेम। हमारे पिताजी की उम्र का था वो। उसका एज जो था
मेरे पिताजी की उम्र का था। और मैं दिल्ली में कलकत्ता में ओबेरॉय ग्रैंड में ठहरता था, और मैं उसको फ़ोन करता था कि रूसी आई एम हियर, आई वांट टू कम एंड सी यू। वो कहता था नो नो, आई एम कमिंग टू सी यू, टेल मी योर नंबर। और आता था तो बेस्ट ब्रांड ऑफ स्कॉच विस्की जो है एक झोले में लेके, उसके साथ आदमी होते थे लेके आने के लिए, सब मेरे कमरे में आता था। मैंने कहा ये क्या है? कहा नहीं, यहाँ पे तो बहुत महंगा सर्व करते हैं, यहाँ रूम सर्विस से मंगाएंगे तो एक पैक का 2000 रुपया ले लेगा। कि मैं रख दिया, तुम जितने दिन हो तुम इसको इस्तेमाल करो। फिर बैठता था 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और पटना आता था तो बिना हमसे मिले नहीं जाता था हमारे घर में पूरी जिंदगी। तो वो उसको पहचान थी आदमी की। मैं पूछता था उससे कि कैसे तुम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 5 मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए? कहा नथिंग फ्रेंड, आई एम मीटिंग पीपल, आई मीट एंड आई जस्ट सी दी। वो कहता था मैं खानदान देखता हूँ, मतलब आई जस्ट सी दी पर्सन्स मेरिट। वो हिंदी कम बोल सकता था, ज़्यादा नहीं बोल सकता था, अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलता था। कहता मैं ख़ानदान देखता हूँ, अगर वो ख़ानदान उसका सही है तो आदमी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग झगड़ा भी करते थे तो हम लोग उस अग्री करता था। If I am at a wrong, then he will definitely not yield. लेकिन अगर वो उसको लगेगा कि नहीं ये बात ठीक कर रहा है तो वो एग्री करता था। इन बड़े मैनेजर्स में मैंने देखा इसको। यही जमशेद ईरानी में भी ऐसा ही था, जो रूसी के बाद आया, तो वो भी इसी तरह का था। ऐसे ऐसे लोग आपको बताएं, ये जो होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बिना किसी वजह के होते हैं। बहुत एक मामूली वो पर्सनल अफसर होके आया था, और बताइए टाटा ग्रुप का चेयरमैन होके यहाँ चलता था तो स्पेशल प्लेन से जाता था। उसका बेरा, उसका कुक, उसका सारा उस प्लेन में चलते थे। लेकिन उसमें क्वालिटी ही थी। इसलिए अगर रूसी मोदी की कोई पार्टी होती थी तो बहुत बड़ा शराब को पसंद करने वाला भी कोई अफसर होता था ना, तो बहुत आराम से थोड़ा सा कुछ उसी में सोडा डाल डाल के, वो ज़्यादा पीता नहीं था। कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि रूसी रोकता था किसी को, कारण ये नहीं था कि कोई और दिक्कत थी। 2 बजे रात को पार्टी खत्म होगी, रूसी बोलेगा ओके फ्रेंड्स, टी ऑफ एट 5:30। गोल्फ में टी ऑफ होता है, जबकि बॉल को पहला मारते हैं ना, सीधा दी गोल कोर्स। तो
वो तो बुढ़ापे में भी ये मेंटेन कर सकता था। बाकी लोगों को तो दिक्कत 2 बजे अगर पार्टी ख़त्म हुई और कह रहा है कि 5:30 बजे सी यू एट डी टी ऑफ, तो लोगों की हालत ख़राब रहती थी इसमें। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। उसका एम है ना, ऑब्जेक्टिव तुम्हारी अंदर ठीक है और उसी पे ध्यान है, यू विल नेवर फेल। फेलियर जो है ये शब्द गलत है, डिक्शनरी से निकालो। What was the? What were the objectives that were forced you to get your success? What was the objective? My initial objective was to become a good journalist. That was not possible because I was fired by Mr. Birla. Then when Loknayak Jayaprakash Narayan motivated me to do something for the ex-servicemen, because I was a war correspondent in the 1971 war, Indo-Pak war. I was the only war correspondent from Bihar and Jharkhand area. वेरी टफ टेस्ट होती है, ऐसे सब कोई नहीं जा सकते, क्योंकि आर्मी के साथ रहना होता है, खाना होता है, उनके साथ मूव करना होता है, वार में रहना होता है उनके साथ। तो उसके बाद मेरी ऑब्जेक्टिव चेंज हुई। तब फिर हम एक्स-सर्विसमैन के रिहेबिलिटेशन में लगे, तो फिर SIS का बिजनेस हुआ। फिर जब पॉलिटिक्स में आए तो नेचुरली पार्लियामेंट में जाना सबका बहुत बड़ा रहता है ऑब्जेक्टिव, वो भी पूरा किया। अब मैं लिखता हूँ, मोटिवेट करता हूँ लोगों को, और कोई नहीं। 73 ईयर्स में और क्या करती हूँ, और कुछ। और किसी का है भाई कुछ क्वेश्चन? तो एनर्जी आप लोगों को मिलने लगा, और लेकिन नाम तो नहीं लिखवाए थे। हाँ? अच्छी बात है, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ना है ना, तो ये अच्छी बात है कि मतलब अभी एनर्जी मिलने लगा। चलिए कोई खड़ा हो जाए जिसका मन हो। शुरू से बेटा, शुरू से मैं लोगों को मदद करता रहा हूँ, और उसके लिए मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं हमारे पिताजी, क्योंकि हमारे पिताजी बराबर इस बात को कहते थे कि किसी को कोई ज़रूरत हो तो उसको ज़रूर जितना संभव हो सके मदद करने की। इसलिए शुरू से हमने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। ये बहुत मुश्किल और संघर्ष के दिन होते थे, तब भी अगर कोई गरीब बच्चा आ जाता था मेरे पास कि हमको स्कूल का फीस देने के लिए पैसा नहीं, मैं किसी तरह से दे देता था इंतजाम करके। उससे भले हमको थोड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन उसको स्कूल से नाम कटने नहीं देते थे। मदद हमेशा करना चाहिए। हाँ सही है। जोर से बोलो बेटा, जोर से। जब आपके मन में बिजनेस का आइडिया आया, उस टाइम पे इतना सब अपना विकसित था, उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम क्या था, जिससे इतना बड़ा ऐसा खड़ा गया? 0।
जीरो, बिना एक पैसा के एसआईएस को खड़ा किया मैंने। क्योंकि जब एसआईएस खड़ा हुआ उस समय मेरे जेब में 1 महीने का तनख्वाह था, जो कि हमने सैटेलाइट प्रदीप प्रेस से निकलने के समय हमको मिला था, और वो पैसा था 230 रुपया। 12,000 करोड़ की आज का बिजनेस है ना, उसके लिए बस उतना ही था मेरे पास, उससे ज़्यादा नहीं था। और बताऊं आपको, 74 में काम शुरू किया और 2002 तक बैंक से 1 पैसा कर्ज नहीं लिया ही नहीं। मैं यही सोचता था कि बैंक से कर्ज लूँगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, चुकाना भी पड़ेगा, मैं कहाँ से करूँगा, लिया ही नहीं। 1974 अप टू 2002 नो डेट। बाद में बैंक के एक जनरल मैनेजर ने हमको बहुत देर तक समझाया कि आप एक बार हमसे रिलेशनशिप बना के देखो, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आप ग्रो करोगे। उस समय तक हमको समझ में नहीं आता था। वैसे भी मेरा मैथमेटिक्स और मेरा अकाउंटेंसी बहुत कमज़ोर था, नहीं वो आता ही नहीं था हमको। उसके बाद उन लोगों ने मदद किया और उसका हम लोगों ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। लेकिन तुम जो कह रहे हो ना कि कितना पूंजी लेके हम गए उस काम में, जीरो, कोई पूंजी था ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लेके जाते। और किसी को पूछना है भाई? अब बड़ी सौभाग्य की बातें हैं कि सामान्यतः ये सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि आज माता जी भी हैं, तो ये विधान परिषद में उन बच्चों के साथ ये सौभाग्य मिला था, और उसके बाद ना उस बिल्डिंग पर लगभग 1 ईयर से तो एबव हो ही गया। और इसमें भी हम लोग अप्रैल या मई में आ चुके थे, तो और हमको लगा कि तब तो आप लोग तो पूरा समय ले लीजिएगा, मेरा तो ये ख़त्म हो गया है, तो नाश्ता भी कीजिए। और जो ये जीवन का आप लोगों को मंत्र मिल रहे हैं, इसका बस यही है कि इसको दिल और मन दोनों में बैठाइए आप। ठीक है बेटा, क्या पूछना है आपको? सर, व्हाट इज योर बिगेस्ट सेटबैक इन योर लाइफ दैट यू हैव रिग्रेट अप टू नाउ? इन योर लाइफ व्हाट इज द बिगेस्ट सेटबैक एंड यू हैव टू रिग्रेट अप टू नाउ? नहीं, रिग्रेट तो हमको कोई नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट आई वॉज डूइंग वेरी वेल, तो इफ़ आई वुड हैव continued, I would have been topmost journalist of the country, लेकिन तब ये शायद 3 लाख लोगों को रोज़गार नहीं दे पाते। तो जो ईश्वर कराता है ठीक करता है। I have never cared my setback. उस सेटबैक जो अपने दिमाग में रखेगा ना, वो कभी सक्सीड नहीं करेगा। बैठी हुई हैं। मेरी शादी 1976 में हुई है, उससे पहले भी ये सफल आदमी थे। वेरी एम्बिशियस। बोलो बेटा। सर, कभी-कभी हम जीवन में निर्णय लेना मतलब सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। हम कई बार किसी को अपने निर्णय से दुखी कर सकते हैं, और सही निर्णय किस प्रकार हो जिससे दूसरों को परेशान हो। देखो,
निर्णय दो तरह से लिए जाते हैं। एक दिल से, दूसरा दिमाग से। ठीक है ना? आप निर्णय चाहे जैसे भी लो, ये ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय लेने में विलंब नहीं हो। It has to be immediate and without any delay. दिल से लोगे तब डिले का चांस कम है, क्योंकि वो तो दिल की आवाज़ जो आएगी उससे करोगे। और दिमाग से लोगे, तुम एक्सेल शीट पे 50, 60, 70, 200 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहो कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। चाहे जो कर लो, रात भर बैठ लो, लेकिन डिसीजन हो जाना चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि जो दिल से निर्णय लेते हैं वो सोचते हैं कि निर्णय मैंने सही लिया कि गलत लिया, इसमें अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और जो दिमाग से निर्णय लेते हैं वो इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। इसलिए निर्णय जो लेना है तुरंत लेना है। निर्णय लेने में एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि ये निर्णय मेरा सही होगा कि गलत होगा, क्योंकि जब तुम निर्णय लोगी तो कुछ निर्णय गलत होगा ही। कभी भी 100% निर्णय सही नहीं होगा। लेकिन क्या सोचना है तुमको कि तुम्हारी नीयत ठीक है कि नहीं। अगर तुम्हारी नीयत ठीक है और सच्चे दिल से निर्णय लिया है, यू फॉलो दैट। बच्चों का चलते रहेगा। सर लोग, आप लोगों को भी कुछ बात करना था तो आप लोग भी पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं। विवेक सर भी हैं और आप लोग जो है, क्योंकि इन लोगों का तो ख़त्म नहीं होगा और इसमें मल्टी आंसर में सबका सॉल्यूशन मिल भी चुका है। और आप लोग, मैम का भूल गए थे ये परिचय कराने का। ये अभी मैम आई है, ये बायो की हम लोगों की जुड़ी है, जो मेडिकल का हम लोग का स्टार्ट हुआ है। मेडिकल का जो बैच स्टार्ट हुआ है तो बायो पढ़ा रही है मैम। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत हमसे पूछते हैं जो पेरेंट्स हैं कि मेडिकल शुरू करिए, तो अच्छा किया इन्होंने किया। खास करके बेटियों के जो पिता हैं वो ज़्यादा पूछते हैं। बोलिए सर, क्या बोलिए, आप लोग जो बोलना है बोलिए जी। अच्छा, सब मिल गया मन में। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ सर, आजकल का जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। मीन्स ये बात सही है कि हम लोग आप पे फोकस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारा कुछ है। फिर इस कंडीशन में वो, मतलब हम एज अ टीचर हम लोग उनके लिए क्या पैरामीटर रखें कि वो वहाँ से ध्यान हटा करके अपने डेस्टिनेशन पे, अपना जो मेन एम है उस पर वो फोकस कर सकें। ऐसा है कि जिन चीज़ों का आप डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं उसको मैं उनका एंटरटेनमेंट कहता हूँ। ठीक है ना? तो कोई बच्चा लगातार मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है,
तो थोड़ा उसको ब्रेक चाहिए, वो उनको रिलैक्स करता है। इसलिए वो आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन वो समय 15 मिनट हो या आधा घंटा हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। और उसके बाद फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद कोई उसको नहीं, मान लीजिए अगर 8 घंटे पढ़ने के बाद कोई बच्चा आधा घंटा जो है कोई यूट्यूब पे कोई देखना चाहता है प्रोग्राम, उसको देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उसको वापस आना है उसमें। तो उसको डिस्ट्रैक्शन को आप डिस्ट्रैक्शन मत कहिए, उनको कहिए कि उनका एंटरटेनमेंट है। क्योंकि काम का जो परिवर्तन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड होता है। उनके दिमाग को, उनके बुक्स को रिलैक्स करने के लिए भी वो ज़रूरी होता है। कई बार बच्चों के फेस से मेकआउट करना चाहिए कि कौन कितना कंसंट्रेट कर रहा है, कर पा रहा है। हर एक का कैपेसिटी अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है, कोई थोड़े देर में बन सकता है। टीचर का ये काम है। टीचर को भी ये देखना चाहिए कि बच्चे उब रहे हैं क्या, पढ़ाई के उसके तरीके में भी थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। बीच बीच में थोड़ा सा रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। और किसी को भाई 25 मिनट समय, 30 मिनट। और सर लोग आपका कुछ है विवेक सर का? अच्छा, काजल ही पूछ ली। अच्छा हाँ, बोलो बेटा बोलो। सर आप जब इंडो पाक वॉर को कवर करने गए थे तो उस समय हम लोग सोल्जर्स के बारे में सुनते हैं कि उनका डेथ हो गया था, हम लोग इतने दुखी होते हो। और आप जब सामने से वो सब चीज़ें देखते थे तब आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, या फिर उन सभी चीज़ों को झेलते थे, उतना वॉर और कवर करते थे, उस समय आपका एक्सपीरियंस क्या था? और शुरू में उसी का आउटकम हुआ ऐसा ही है ना, उनके हेल्प करने के लिए ही तो शुरू किया, उनके लिए कुछ किया जाए। जब आज रिटायर हो गया, जो इनवैलिड हो गया, उनका आगे का क्या होगा सेकेंड करियर। शुरू में तकलीफ होती थी देख के, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है, आज के दिन में तो उनके डेड बॉडी को घरों तक पहुंचा दिया जाता है, अखबारों में भी छपता है, हज़ारों लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। तो डेड बॉडी को घर नहीं पहुंचाया जाता था, पहुंचा ही नहीं सकते थे। उस समय के सरकार की योजना नहीं थी, उस समय के जो गवर्नमेंट के पास साधन भी नहीं थे, इतनी संवेदनशीलता नहीं थी उनकी। इंजर्ड जो है उसको ज़रूर हम लोग सेव करके लाते थे कि जो चला गया तो चला गया, जो इंजर्ड है उसको अगर हम बचा सकते हैं तो उनको बचाएं। इसलिए उस समय और अभी की, अब कहाँ 71 बताओ, अभी कहाँ पहुँच गए, बहुत फ़र्क है।
क्या बोलिए? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सर आपने जो बुक लिखा है, मतलब कोई ऐसा जो भी आपने लिखा हो जिसमें आपके जीवन के बारे में वर्णन कि मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत इससे देखो ऐसा है कि बहुत लोग आत्मकथाएं लिखते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार सोचा और मुझे लगा कि मैं कभी भी अपनी आत्मकथा लिखूंगा ना तो 100% सच्ची बात लिख ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 100% सच्ची बात लिख दूंगा तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो या तो झूठी बात लिखूंगा या बहुत सारी सच्ची बातों को छिपा दूंगा। इसलिए मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अभी तक तो कम से कम पानी दे दीजिए। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको आत्मकथा लिखना चाहिए। पानी उठा जो मैं काम कर रहा हूँ लोग देख रहे हैं, बाद में उसके बारे में जिसको जो लिखना हो लिखे। मैं क्यों अपने बारे में कुछ भी लिखूं। और लिखने के बाद मुझे लगे कि हमने ठीक नहीं लिखा है, इसलिए मैं अभी तक तो कन्विंस नहीं। अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अभी तक यही है। और कोई है भाई? तुम्हारा खत्म ही नहीं हुआ। आपका ये जो पॉलिटिकल जर्नी है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में आदमी जब आता है और उसमें अपना नाम मतलब साफ सुथरा रख के उससे निकल पाना वो इतना मुश्किल है। तो आप इतना मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद भी अपना इमेज मतलब वो साफ सुथरा उस लेवल पे बनाते हुए आप मतलब उसे लेके आ गए। हाँ, उसका नुकसान भी हुआ है, उसका नुकसान होता है। पॉलिटिक्स में साफ सुथरा रहना, पॉलिटिक्स में ईमानदार रहना, पॉलिटिक्स में झूठ न बोलना, पॉलिटिक्स में गलत वादे न करना, पॉलिटिक्स में जो सच है उसको सच कहना, जो नहीं हो सकता हो उसको कहना कि ये नहीं हो सकता है। ये पॉलिटिशियन के लिए बहुत गलत है, क्योंकि वो उसके सक्सेस को रोकता है। I have suffered, but I don't have any problem with that. हम झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, सही को सही गलत को गलत अगर कहना है हम कहेंगे। इसका नुकसान भी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई भाई?
अच्छा वैशाली, चलिए। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप जब जर्नलिस्ट से आप बिजनेस फील्ड में जब स्विच किए थे, दोनों में चेंज हुए, तो आपको ये था कि आपको अभी भी मतलब लगता है कि आप बिजनेस ये जर्नलिस्ट टाइम में आप और भी अच्छा कर सकते हो, तो आप ये सोचते हैं कि उस समय जर्नलिस्ट में आप अच्छे थे और आप उसमें भी अच्छा कर सकते थे और आपका मन था कि बिजनेस टाइम में जाए, तो आप ऐसा लगा कि दोनों फील्ड में आप मतलब कि चाहते हैं कि दोनों में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपने एक बिजनेस को चुना सीधे, तो आपका क्या पैरामीटर था जिससे आपने ये दोनों के बीच में डिसाइड किया कि आप जर्नलिस्ट या फिर बिजनेस? तुमने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। मैं बिजनेस में अपने मन से नहीं आया, कोई इच्छा नहीं थी मेरी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनको मैं फॉलो करता था, वो मेरे आइडियल थे। उन्होंने कहा कि तुम 71 वार में रहे हो, तो 4 लाख एक सर्विसमैन अभी निकाले जा रहे हैं, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ करो। उनके कहने से अपने मन से नहीं है। ये ठीक है कि यहाँ भी आया तो ठीक ही काम हुआ। नहीं, मगर आज भी लिखते हैं, आज भी इनकी किताबें छपती है, तो उसको तो आप जीर है पत्रकारिता और लिखने की अपनी जो शक्ति है। और ये जो आप लोगों से मैं चर्चा करता हूँ कि आज भी सुबह 8 बजे पर डे लिखना, और लेख तो आते ही रहते हैं कि मतलब मजबूरी में ये बिजनेस खड़ा हुआ और जो पूरे मतलब यूथ के लिए एक रोल मॉडल हुआ, लेकिन जिसका जो ड्रीम रहता है, नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि आपको कहीं दूसरे जगह शोहरत मिला तो अपना जो शौक़ है और आपका जहाँ पर एक था कि इसी से हमको आगे बढ़ना है, तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। पर डे लिखना मतलब एक होता है ना कि हम कुछ दिन पढ़ लिए, 15 दिन नहीं पढ़े, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि पर डे आप अपने एक टाइम टेबल को आप बना लेते हैं, और पर डे मतलब लिखना। सर का आगे 2 बुक रिलीज हुआ है, गवर्नर रिलीज किए हैं। अच्छा, सर रोज लिखते हैं, किताब भी छप रहा, अभी 8 प्रेस में है, तो पत्रकारिता का नहीं है, तो उनका रोज लिखते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इस अवसर ट्रस्ट के बैकबोन है रजनीकांत। ये संस्था बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और मैं आज देख रही हूँ कि मतलब वो बोल भी रहे हैं, तो उसको आप लोग समझिए एज ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बाकी लोगों को तो मैंने पढ़ाते नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता है, बट इनको मैं पहले दिन से जान रही हूँ जब इसकी कल्पना हो रही थी कि हम ऐसे खोलेंगे और ऐसे करेंगे, और वो ये साथ में, और आज ये इतनी बड़ी हुई कि पढ़ना के बाहर भी जा सकती है। तो इनके लिए मैं बता रही हूँ कि इनको आप समझिए कि अवसर ट्रस्ट के बैक दें। ये माता जी ने जो बात बोला, तो आप लोगों को जो सबसे अधिक, आज मैं सुबह में कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि जो सबसे अधिक आपको समझाता है, वो सबसे अधिक अभी इनिशियल में आपका दुश्मन है। इनिशियल मतलब इसलिए कि कर जाओ। अरे भाई, जब तुम कुछ पैसा ही दे चुके हो तो हमको क्या मतलब है। सामान्यतः मैं अदर इंस्टीट्यूट की बात करूं, तुम लोगों के लिए क्यों परेशान है। विवेक सर कई बार बोलते हैं कि सर अपने बाल बच्चों के लिए इतना मेहनत तो हो ही नहीं सकता है, और शायद कई बार उसको नकारते हैं हम, लेकिन हमको भी ये हो गया कि ये मेहनत नहीं हो सकता है। होता क्या है कि आप कभी दान करते हैं और उसका फोटो खिंचाते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन गुप्त दान का कई गुना अधिक बेनिफिट मिलता है। तो ये एक प्रकार का गुप्त दान है, और मतलब नहीं होता है कि डांटना, सामान्यतः नहीं होता है कि बच्चों को आज 2 पेज मतलब ये हुआ। अब जैसे अंशु जी हैं,
अंशु को मैंने बोल दिया, गए थे दशहरा मिलने के लिए, और तो चेयरमैन सर से इन्होंने बोला कि हमें यह डर रहता है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है। अरे भाई, तो ये डर अच्छी है, ये डर अच्छा है कि आपको कभी भी, अभी कुछ दिन पहले अब जैसे सुन रहे थे कि अपने काम के प्रति ऑनेस्टी रखें। अब इनको मैंने कुछ पकड़ा गया, अभी कितने मंथ का होगा, 1-2 मंथ का पहले की बातें होगा। अरे जब तुम खुद ई रिक्शा चलाते थे तो मैं चाहता हूं कि तुम ई रिक्शा ना चलाओ। तुम्हारा जीवन बनेगा तो तुम, हमको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है। अब तुमको दे दिए, एक दिन में 300 पेज लिखना है। तुम रात को अवसर हॉस्टल में गौतम जी के पास पहुंच गए कि सर से कॉल करके बोलिए 300 नहीं हो पाएगा हमसे, अगले दिन जो भी करेंगे, पीटेंगे, मुर्गा बनाएंगे, जो भी करेंगे। तो भाई तुमको 300 पेज, हम भी जानते हैं कि सामान्यतः नहीं लिख पाओगे, लेकिन देने का मतलब नौबत आया क्यों? यदि तुम पर डे का पढ़ाया हुआ नोट्स बनाते, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट पर तुम काम करते, ठीक है अभी स्थितियाँ पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन लड़ाई आसान थोड़ी नहीं है। 9.5 लाख 10 लाख बनाम सोचिए कितना % रिजल्ट है। तो जो भी आपके सीनियर, सबसे पहले तो आपके सीनियर आते हैं, मिलते हैं, और ये नहीं है कि जब आते हैं तब मिलते हैं, मतलब कुछ बच्चों से तो हॉस्टल में भी रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, क्या बताते हैं कि यदि रियल में इस लेवल का ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई हो जाता, सोचिए, मन ऐसा नहीं था उन लोगों को मोबाइल पर 9-9 घंटा पढ़ाना, लेकिन रियल में इस टाइप का, क्योंकि AI कितना भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आगे बढ़ जाएगा तो इमोशन नहीं ला सकता है। आप फ्रस्ट्रेट हैं, आपसे क्वेश्चन होता है ना, देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अच्छी बातें हैं, नॉलेज अलग अलग सोर्सेज से लेना अच्छी बातें हैं, लेकिन इमोशन कहाँ से लाएगा? आपको फिर से जिंदा कैसे करेगा? आप लोगों को मालूम है जनवरी में पेपर है और आप लोगों का फिर से 11th चालू है। देश के किस इंस्टीट्यूट में जिसका 11-12 दोनों खत्म होने वाला है, और 7-8 बच्चों के लिए 1 बजे से 2:15 तक क्यों चालू है? क्या 1.5 साल के बाद फिर से 11th पढ़ाया जाता है, 10th पास बच्चे को पढ़ाया जाता है? कि जो भी आपकी कमियां है हम लोग पूरी तरह, क्यों हम 1 बजे से 2:15 पढ़ाएंगे भाई? सब टीचर लगे हुए हैं उसमें। अब ऐसा सिस्टम बनाएगा कि 2 दिन मैथ, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री। तो आप किसी को अफसोस भी हो रहा होगा कि हम 1 साल तक क्यों मेहनत नहीं किए, लेकिन फिर भी है कि आपका रिजल्ट आए। जनवरी है, फिर अप्रैल में भी जेईई मेन मौका देगा, तो क्यों हम अप्रैल के सक्सेस के बारे में बात करेंगे? हम जनवरी में ही ऐसी खुशियां लाएं कि 99% आज सब बच्चे लाएं। तो ये एक सौभाग्य है, और मैं ये गारंटी है कि हर बैच के साथ तो होते ही रहेंगे, लेकिन सामान्यतः 1.5 साल के बाद फिर से 10th पास बच्चे के जैसा व्यवहार नहीं होता है। तो पूरी तरह तो सब कोई इंगेज हो चुका है। किसके लिए हुआ है? तो आज सबसे बड़ी बात बार बार बोलते हैं, कितना भी पढ़ लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा, खूब लिखिएगा तभी रिजल्ट आएगा। लिखना ही पड़ेगा। पर डे ईच सब्जेक्ट मिनिमम 25 पेज आपको लिखना पड़ेगा, और तीनों सब्जेक्ट 75 पेज लिखिए, और 30 दिन के बाद अपने इंप्रूवमेंट को चेक कर लीजिए। लिखना ही पड़ेगा। मोमबत्ती बेचने वाला IIT BHU चला गया, उसके पिताजी, आप लोगों को मालूम है ना, पोस्टर बैनर पटना में साटते हैं उसके पिताजी। लड़की कहाँ है? IIT धनबाद में उसकी बहन है। कैसे जगी रह जाती थी वो। तो भाई अब क्लास से रिमूव हो जाओगे तो सामने रहोगे तो जिंदा कैसे आप कर रहे हैं? अरे जिंदा का मतलब समझ रहे हैं, जब अंदर से मर चुके हो, सामने हो तो जिंदा कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचा ही देंगे। सामने हो तो पहुंचा ही देंगे, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे। आपको 20 बार पढ़ना है, पढ़िए। अरे ईश्वर ने जो 24 घंटा का समय दिया इसी में, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा हम 20 बार पढ़ा दें, चाहे 50 बार पढ़ा दें। आप नहीं पढ़िएगा जाकर घर पर, तो फिर हम 50 बार पढ़ा देंगे, समय बीत जाएगा, और फिर समय है तो फिर लौट के तो आता नहीं है। तो शायद इस सेशन से आप लोगों को एक सीख मिला भी होगा, और जम के करिए, मतलब एक क्रांति की तरह आप ला दीजिए कि मतलब जनवरी का मतलब क्या है, 2 से 3 महीना में तो कोर्स खत्म हो जाते हैं। कोई बड़ी बात थोड़े नहीं। यदि आप लग जाइएगा तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार आप लोग क्या बताते हैं कि IIT में ना BSc का क्वेश्चन आने वाला है, ना MSc का क्वेश्चन आने वाला है, ना PhD का आने वाला है, ना नर्सरी से 10th तक का आने वाला है। तो दुनिया में सबसे छोटा सिलेबस तो है, यदि सोच रहे हैं तो। 11th 12th कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। ठीक है भाई, सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन। सोचिए ना
हिस्ट्री आएगा, 10th से कम हुआ कि नहीं? ज्योग्राफी आएगा, कम हो गया। हिंदी आएगा, इंग्लिश का एग्जाम होगा, सिविक्स होगा, तो इतना संस्कृत होगा, तो इतना तो आपको कम हो गया। तो आप तो पॉजिटिव सोच नहीं रहे हैं। इतने सब्जेक्ट के दायरे कम हो गए, आपको एक अल्प सब्जेक्ट मिल गया और उसी पर बस आगे बढ़ जाना है। और शायद हम लोग एक खुशियाँ जो है, एक बड़ा कार्यक्रम हो हम लोगों का, और आप लोग रिजल्ट दीजिए। इसी के साथ एक बेस्ट विशेष है आप लोगों को, और दिन रात करिए, क्योंकि हमेशा एक ही बात मैं लास्ट में बोलता हूँ कि पढ़ने से आज तो कोई मरा नहीं है, और कोई वर्ल्ड में आप बता दीजिए कि पढ़ने से मरा है। रीजन कुछ दूसरा रहा होगा, पढ़ने से आज तो कोई मरा नहीं है। किसी का बता दीजिए या किसी रीजन से अस्वस्थ हुआ होगा। जो अभी संदीप आया था वहाँ पर, संदीप उत्तराखंड आया था, श्रीनगर NIT से है, वहाँ पर आया। विवेक सर भी थे, आया होगा ओला से, अभी तो कमा नहीं रहा है, बोलेगा तो नहीं, 2 बार बोलिएगा तो कहेगा सिर्फ आने जाने का सब 1500 लगा है, 1500 रुपये दे दिए। क्या हो गया? क्या हो गया? उससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है। 2 रोटी मैंने खाया और सब रखा हुआ था, आप लोग आए, आप लोगों ने सारा रोटी सब्जी खाया ना भाई, आप लोगों ने। भूख खत्म हो गया तभी इतने देर तक बैठे थे। हम 2 रोटी खाए हैं अभी सुबह से, तो हो क्या गया? कुछ होता नहीं है। रात को खा लेते हैं 15-16 रोटी, मैनेज तो कर ही लेते हैं, किसी तरह मैनेज हो ही जाता है, या सलाद खा लेते हैं बहुत। तो बस यही रखिए कि पढ़ने से, और आपके बारे में कह रहे हैं आप बहुत क्लास गैप करते हैं, मतलब लगभग सप्ताह 7 दिन का होता है, 3 दिन 2 दिन, कौन सी दुनिया है भाई? किसको धोखा दे रहे हैं? मतलब नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब लेकिन आपको ओवरऑल बता दे रहे हैं। तो इसका स्नेह था, तब क्या मालूम था कि हमको, मैंने आपको सामने तो दिखाई नहीं दिए थे, पहले से ही मेमोरी में था कि इस टाइम पर ये मिलेंगे, तो ये लड़का जाएगा तो फिर आएगा कैसे। और वहाँ हॉस्टल में क्लास चलता था तो हम खिला देते थे, तो यहाँ भाई मेरा खाना आया है, उसी में से खिलाएंगे, तो उसी में से आपने खाया, और शायद इतना देर तक एंजॉय करके सुन रहे थे। पेट खाली रहता तो बातें अच्छी नहीं लगती है, ये रियलिटी है। हाँ, जुनून आपके पास है तो भूख का पता नहीं चलता है। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटे दिल नहीं रखा करते।